नमस्कार। आज हम कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और मारियो कैसोला के विश्लेषण को देख रहे हैं। जी, ये स्रोत आरएसएस की शुरुआती विचारधारा पर रोशनी डालते हैं। मतलब 1920 और 30 के दशक की बात है। हाँ, और इसमें इटली के फांसीवाद और जर्मनी के नाजीवाद से कथित संबंधों की पड़ताल की गई है। बिल्कुल। हमारा काम है कि इन स्रोतों में जो तर्क और सबूत दिए गए हैं उन्हें समझें और आपके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले माहौल समझ लेते हैं। 1920-30 का दशक। हाँ, यूरोप में फांसीवाद मतलब मुसोलिनी और नाजीवाद हिटलर का उदय हो रहा है। और भारत में? यहाँ आज़ादी का आंदोलन जोरों पर है। और 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस की स्थापना करते हैं। सही। अब ये स्रोत बताते हैं कि पुणे का एक बहुत अहम अखबार था, केसरी। हाँ, केसरी, 1924 से 35 के बीच। जी, उसमें मुसोलिनी और तानाशाही की तारीफ में लेख छप रहे थे। और लोकतंत्र को कमजोर बताया जा रहा था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उसमें ये सुझाव दिया गया कि भारत में भी इटली के फांसीवादी युवा संगठनों जैसे बलीला और अवांगार्दिस्ती जैसे संगठन बने। अच्छा, ये वो संगठन थे जो बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग और फाशीवादी विचारधारा सिखाते थे? बिल्कुल। और विश्लेषण ये कहता है कि ये सिर्फ अखबारी लेख नहीं थे। तो फिर क्या था? ये उस वक्त के एक प्रभावशाली वर्ग की सोच को दिखाता है। मतलब वो वर्ग जो हिंदू राष्ट्रवाद के लिए फांसीवादी मॉडल को सही समझता था। और ये सोच आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं से मेल खाते थे? जी, स्रोत तो यही इशारा करते हैं। वो भी तो हिंदू समाज को संगठित और सैन्य अनुशासित करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं था, इसमें कुछ खास लोग भी शामिल थे? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज बीएस मुंजे का जिक्र करते हैं। वो आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों से जुड़े थे। मुंजे? हाँ, उनका नाम आता है। वो 1931 में इटली गए और ये कोई ऐसी ही यात्रा नहीं थी। अच्छा, मतलब? उन्होंने बाकायदा 15 से 24 मार्च तक वहां रहकर फांसीवादी युवा संगठनों और मिलिट्री स्कूलों का अध्ययन किया। ओह, तो वो सिर्फ प्रभावित नहीं हो बल्कि वो देख रहे थे कि इसे भारत में कैसे लाया जाए, खासकर युवाओं के लिए। सही कहा आपने। उनकी डायरी के नोट्स का जिक्र है इन स्रोतों में। क्या लिखा था उसमें? उससे पता चलता है कि वो फांसीवादी मॉडल से कितने ज्यादा प्रभावित थे, खासकर बच्चों की मिलिट्री ट्रेनिंग से। उन्हें लगता था ये भारत के लिए जरूरी है। हाँ, उन्हें लगता था कि हिंदू युवाओं को शारीरिक और वैचारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अहम है। और तो और 19 मार्च 1931 को उनकी मुलाकात सीधे मुसोलिनी से हुई। मुसोलिनी से? अच्छा। जी, और भारत लौटकर उन्होंने मराठा अखबार को इंटरव्यू दिया। उसमें साफ साफ कहा कि भारत को जर्मनी और इटली के युवा आंदोलनों की नकल करनी चाहिए। तो ये विचार सिर्फ मुंजे तक सीमित नहीं रहे होंगे, क्या ये आरएसएस के अंदर भी पहुंचे? हाँ, स्रोत आरएसएस की अंदरूनी बैठकों का हवाला देते हैं। 1934 में हेडगेवार की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। हेडगेवार यानी संस्थापक अध्यक्ष? जी, उस मीटिंग में फांसीवाद और मुसोलिनी मॉडल पर चर्चा हुई। 31 जनवरी 1934 को हेडगेवार ने कथित तौर पर यह कहा कि हिंदू समाज को जोड़ने के लिए फांसीवादी संगठनों जैसा एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड ढांचा चाहिए। सेंट्रलाइज्ड ढांचा? तो क्या इस पर कोई एक्शन लेने की बात भी हुई? हाँ, इसके ठीक 2 महीने बाद 31 मार्च 1934 को मुंजे, हेडगेवार और लालू गोखले की फिर बैठक हुई। और उसमें क्या तय हुआ? चर्चा का मुद्दा था इटली और जर्मनी की तर्ज पर एक हिंदू मिलिट्री संगठन बनाना। मिलिट्री संगठन? हाँ, और दस्तावेजों के मुताबिक ये तय हुआ कि आरएसएस अपने शाखा मॉडल को और ज्यादा मिलिट्री स्टाइल का बनाएगा। मतलब फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ विचारधारा का प्रचार भी? बिल्कुल, शारीरिक ट्रेनिंग और साथ में हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार। इन स्रोतों में विनायक दामोदर सावरकर का भी नाम आता है। उनका क्या नजरिया बताया गया है? हाँ, सावरकर जो हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे, उनके 1 अगस्त 1938 के एक भाषण का जिक्र है। क्या कहा था उन्होंने? कहा गया है कि उन्होंने जर्मनी और इटली की तरक्की का क्रेडिट फांसीवाद और नाजीवाद को दिया, और नाजीवाद को तो राष्ट्रीय तक बताया। राष्ट्रीय? जी, और उनका तर्क ये था कि भारत में अल्पसंख्यकों के सामने संगठित होने के लिए हिंदुओं को मिलिट्री जैसा रवैया अपनाना होगा। तो ये सब अलग अलग कड़ियां जुड़ती दिख रही हैं। क्या कोई बाहरी नजरिया भी था इस पर, मतलब जैसे अंग्रेज सरकार? हाँ, ये दिलचस्प है। 1933 की एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट का भी जिक्र है। अच्छा, अंग्रेजों की रिपोर्ट, उसमें क्या था? उसमें कहा गया था कि आरएसएस का मकसद भारत में वही बनना है
जो इटली में फांसीवादी और जर्मनी में नाजी थे। ओह, उस रिपोर्ट में आरएसएस की गतिविधियों, उनके ट्रेनिंग के तरीकों और हिंदू राष्ट्रवादी प्रचार का पूरा ब्यौरा था। तो ब्रिटिश भी इसे इसी नजरिए से देख रहे थे? लगता तो यही है, और ये स्रोत आरएसएस और फांसीवाद के बीच कई वैचारिक समानताएं भी गिनाते हैं। जैसे कट्टर राष्ट्रवाद, मिलिट्री अनुशासन पर बहुत जोर देना, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कथित विरोध और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की बातें। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें, केसरी के लेख, मुंजे की इटली यात्रा, हेडगेवार की बैठकें, सावरकर के बयान, ब्रिटिश रिपोर्ट, तो इनका मुख्य निष्कर्ष क्या है? देखिए, ये स्रोत इन सभी चीजों को एक साथ रखकर ये तर्क देते हैं कि आरएसएस की जो शुरुआती बनावट थी और जो सोच थी, उस पर फांसीवादी मॉडल का असर साफ दिखता है। और आज के समय में इन स्रोतों के हिसाब से इस जानकारी का क्या महत्व है? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि समझना जरूरी है कि कैसे राष्ट्रवाद के नाम पर काम करने वाला एक संगठन दुनिया की तानाशाही विचारधाराओं से प्रेरणा ले सकता था। इन स्रोतों का कहना है कि इतिहास के इन पहलुओं को याद रखना चाहिए और ऐसी विचारधाराओं का फांसीवादी मॉडल से प्रेरित विचारधाराओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना जरूरी है, खासकर आज के माहौल में। हाँ, खासकर जब आज भी समाज में सांप्रदायिकता और कट्टर राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे बहस में है। दस्तावेजों के मुताबिक ये एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज बनाए रखने के लिए अहम है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, ये सोचने वाली बात है कि अतीत की विचारधाराओं की जो प्रेरणाएं होती हैं या उनकी जो परछाइयां हैं, वो आज के संगठनों और हमारे समाज पर किस तरह और किस हद तक असर डाल सकती हैं।